guideline policies, confidentiality rules, peer review, etc. When scientific research merges with law, that becomes a norm or that becomes ethics. And what are ethical norms? Body of principles governing right and wrong. Like सिंपल सा एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था। अगर हमको ये रिसर्च करनी है कि कोई ह्यूमन अगर 100 दिन तक पानी ना पिए तो क्या होगा? तो ये रिसर्च करने के लिए क्या हम कोई ह्यूमन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको 100 दिन तक पानी पीने से मना कर दें? भले ही वो विलिंग भी हो, तो भी। तो ये सही है या गलत, कौन डिसाइड करेगा? अगर अकॉर्डिंग टू केवल लॉ चलते हैं, तो लॉ कहता है कि अगर वो विलिंग है, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इवन इफ द पर्सन इज विलिंग, इफ द पर्सन इज इलिटरेट, ऑफ द पर्सन इज ऑफ माइनर एज, और फ्रॉम कि उसको पैसे का लालच दे के दे दिया, तो वो ऑब्वियसली हो सकता है कि एग्री कर जाए कि ठीक है, हम 100 दिन तक पानी नहीं पिएंगे, या फिर हम आज के बाद पानी नहीं पिएंगे, एक्सेट्रा। बट if we imbibe ethics into these guidelines, then according to that, this will be wrong. अगर केवल लॉ को लेके चलेंगे तो हम कर सकते हैं अपने से। इसलिए लोग उसका मिसयूज कर रहे थे, मास्क में वैक्सीनेशन कर देते थे, लोगों को एक एक थोड़ा बहुत कुछ रुपया देके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देते थे, एंड दैट्स व्हाई the ethics came into being. Three principles which you have to keep in mind, and it is also important for the examination: falsification, fabrication and plagiarism. falsification का सिंपल मतलब होता है ऑल्टरिंग डेटा, झूठ बना के डेटा देना, या फिर जो एक्चुअल डेटा था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जैसे कि वो अच्छा लगे। सपोज आपका नैनो पार्टिकल सिंथेसिस हुआ था केवल 10% ऑफ द टोटल मीडिया, आपने दिखा दिया हमने भाई 50% मीडिया हमारा नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट, और एक झूठा ग्राफ बना के दे दिया, यानी ऑल्टर कर दिया डेटा। फैब्रिकेशन, इधर उधर से बस उठा के उसको क्रिएट करके डेटा गलत वो दे दिया। जैसे सपोज मेडिकल में क्या हो सकता है कि आपने कभी ब्लड टेस्ट किया ही नहीं और उसमें बस वैल्यू दे दी कि विटामिन B12 इतना पेपर में। इंजीनियरिंग में क्या हो सकता है कि अभी आप कभी आपने सर्किट वो बनाया ही नहीं, बस एआई से उसको निकाल के और सर्किट बना के दे दिया। So this is fabrication, and plagiarism is copying another's research into yours. Plagiarism also counts for research, and it also counts for copyright. Copyright is legal protection of intellectual property. What is intellectual? Intellectual property? The property which has come out from intellect or intelligence. So original work of authorship like books, software, Compulsion. research, yes, and covers a particular expression of an idea in the work. लाइक योर आइडिया, आपका एक आइडिया था कि हम ये रिसर्च करेंगे, इस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉटसन एंड क्रिक, दे स्टोल द एक्चुअल मॉडल ऑफ डीएनए ऑफ रोजलिंड फ्रैंकलिन और अपने नाम से उसको प्रस्तुत कर दिया। एक ही लैब में रोजलिंड फ्रैंकलिन भी काम करती थी और उसी लैब में वॉटसन और क्रिक, ये दो साइंटिस्ट भी काम करते थे उनके कलीग्स के रूप में। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का पूरा मॉडल खोजा, उसके ऊपर रिसर्च करी, पूरी थ्योरी प्रपोज करी और मॉडल उसका प्रेजेंट किया। बट अगले दिन जब वो उसको प्रेजेंट करने वाली थी, उससे एक रात पहले वॉटसन एंड क्रिक ने चोरी कर लिया और अपने नाम से वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से उसको प्रेजेंट कर दिया। So at that time the laws were not there, and also not in India, I would say foreign में still it is there. A female scientist is not considered that. So this idea is actually very westernized, and India is being polluted that we do not um, glorify a female. If it was been so, then Gargi, Vachaknavi, and Lopamudra, all these Maharishinis would not have been there in the history. तो मिस इंटरप्रेटिंग रिसर्च डेटा, मिस इंटरप्रेटिंग दो तरीके से हो सकता है कि ऑथर ने अपना डेटा प्रेजेंट किया, उसको गलत तरीके से कुछ मॉडिफाई करके मिस इंटरप्रेट कर दिया, या फिर आपको डेटा
पढ़ना नहीं आता है, आपने बस ऐसे ही लगा दिया रिसर्च पेपर में, उसका क्या मतलब रहा ये भी नहीं बताया आपने। दूसरा तरीका जो रिव्यूअर का होता है कि उसने देख लिया, गलती पकड़ ली आपकी, लेकिन तब भी उसने पब्लिश होने के लिए कर दिया आपका पेपर। तो दीज टू वेज इज मिस इंटरप्रेटिंग ऑफ द डेटा। तो ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग में हम ले सकते हैं, जहाँ पे बायोलॉजी नहीं होती है, इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटेशनल वर्क में इन सब चीज़ों में हम ले सकते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, उसने क्लेम किया कि ये हमारा सर्किट इस तरीके से आपका मे बी वूंड हील कर देगा या आपके टेस्ट कर देगा ब्लड में कुछ, और उसमें वो सर्किट गलत बना के दे दिया उन्होंने, या फिर अंदर चिप के एलाइजा टेस्ट हो रहा है लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं कि ये सर्किट से हो रहा है, तो लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। इस तरीके के भी ये एथिकल नॉर्म्स में आते हैं। कंट्रोल ओवर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट, जब हम ह्यूमंस को लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ह्यूमन अगर यूज़ हो रहा है कहीं पे किसी रिसर्च में। एक तो लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, प्री क्लियरेंस फ्रॉम रेलेवेंट रेगुलेटर्स, एग्जाम्पल टाइपिकली एथिक्स, यूनिवर्सिटी एथिक्स कमिटी। टाइपिकली का मतलब फॉर्म, कंसेंट फॉर्म, फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, ये भी फॉर्म के थ्रू आप कलेक्ट करते हैं, और वो फ्री होना चाहिए, चार्जेबल नहीं होना चाहिए। एंड फ्री ओवर हेयर मीन्स एक तो इकोनॉमिक फ्री होना चाहिए वो, दूसरा उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि डरा धमका के उससे फॉर्म साइन करवा दिया ज़बरदस्ती। तो फ्री इन एवरीथिंग, फ्रीडम। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स मीन्स कि कोई भी कंपनी होती है उसके अपने अपने एक नॉर्म्स होते हैं, तो यू हैव टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम। और वो नॉर्म्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो उस कंट्री की गवर्नेंस होती है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। देन कंट्री की गवर्नेंस किस पे डिपेंड होती है, जो पूरा एक जैसे यूएन है या साइंटिफिक सोसाइटी है, उन्होंने जो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए रूल्स बनाए हैं कि एनिमल पे ऐसे होना चाहिए, ह्यूमंस पे ऐसे होना चाहिए, प्लांट्स और एनवायरनमेंट पे ऐसे होना चाहिए, और जहाँ पे बायोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे ऐसे होना चाहिए। और लॉज भी इसी तरीके से होने चाहिए। जैसे अब लॉ है, लॉ में एथिक क्या हो जाएगी, कोई ऐसा लॉ नहीं आना चाहिए जिससे केवल अमीर लोग ही अच्छे हो रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनका नुकसान हो जाए, ऐसा लॉ नहीं आना चाहिए। ना ही वाइस वर्सा होना चाहिए कि गरीब लोगों के लिए अच्छा हो जाए और जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उनके लिए खराब हो जाए। सो ऑल दीज ethics have to be taken in consideration in a particular field from which you are doing research. So what is the importance? There are 5 points which we'll be talking about according to the foreign universities. Promote the aims of research. सबसे पहले एम क्या होता है, इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि एम को वो ग्लोरीफाई करेगी, नॉलेज ट्रुथ एंड अवॉइडेंस ऑफ एरर, जैसे हमने आपको पहले बताया। सेकंड, प्रमोट द एसेंशियल वैल्यू टू कोलैबोरेटिव वर्क। कोलैबोरेट करने में एथिक्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, वरना हमेशा कोलैबोरेशन में झगड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो इफ़ यू वर्क इन एथिक्स, सी like 30% you do, 40% I am doing, rest some other person will be doing, and everyone will be shared in this manner only. पेटेंट अगर होगा तो 30 आपका, 40 हमारा, और जो रेस्ट है वो उसका। इस तरीके से अगर हम चलते हैं एथिक्स में, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल्सो पर्सनल ग्रजेस, प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप, साइंटिफिक रिलेशनशिप, ये सब अवॉइड करी जा सकती है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, मतलब आप लोगों के योर रिलेशन विद योर कलीग एंड अ रिलेशन विद योर गाइड। Ethics is very, very important because during PhD, many things can occur which can hamper the relationship of yours with your colleagues and your supervisor. If you conduct everything in ethics and try to understand that this much is my portion, this much is their portion, and be very clear about the things which we are talking about, and if we are doing research, many things can be avoided. Rest, it depends. एटलीस्ट आप लोगों की तरफ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, रेस्ट इट डिपेंड्स। Ensure that research can be held accountable to the public. If you do some research which is not in use of public, then what is the point? So research should reach each and everyone. It should not be kept mysterious.
Now, see, this point talks about accountable to the public. बट आजकल की जो जर्नल्स हैं, अगर हम ओपन रिसर्च पेपर अपना छपाना चाहते हैं तो इतना हैवी अमाउंट मांगती हैं। कहते हैं कि आप साइंस को बढ़ावा दीजिए, ओपन रिसर्च छापिए, भला होगा लोगों का, अपनी रिसर्च अगर ओपन करेंगे। तो व्हाई यू आर आस्किंग मनी अबाउट दैट? Journals work to publish research in free, and even if you want to open the research, you should ask minimum amount. So this is a big irony, and because there is, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड के लिए है वो जर्नल, तो उसमें किसी कंट्री का रूल अप्लाई नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई a body cannot govern these people who are running publishing houses and journals. But maybe in future बहुत जो हमारे अपकमिंग रिसर्चर्स हैं जैसे आप लोग हो, I don't know what will be the position after like 10, 20, 30 years, but something should happen of these journal owners because they have become research mafias today. Fourth point, we'll be talking about help to build public support for research. Again, this point को ही अगर हम ब्रेक करके कॉपी कर देते हैं तो पब्लिक को सपोर्ट करनी चाहिए आपकी रिसर्च इस तरीके का, एंड इट शुड प्रमोट मॉरल एंड सोशल वैल्यूज लाइक ह्यूमन राइट, एनिमल वेलफेयर, हेल्दी एंड सेफ। ये आप अपनी रिसर्च से कैसे प्रमोट करोगे? जैसे आपने किसी एनिमल मॉडल पे काम किया है और अगर आप उसका प्रोसीजर दे रहे हो, you also have to mention that this much of anesthesia by using this particular chemical or sedative drug was introduced into maybe the central canal or maybe local anesthesia. You are promoting animal welfare indirectly through your research. You are not directly saying that the treatment of nanoparticle was given or the pain was induced. No. First, we'll talk about the anesthesia, and then we'll talk about our surgical procedure or maybe drug therapy which we have done on our animal model. So this is the ethical code. You can go through their websites also. First is Medical Research Council. Second is Economic and Social Research Committee. Wellcome Trust. The Nuffield Foundation. British Society of Criminology. British Sociological Society. National Research Ethics and Guidelines, Ministry of Science and Technology. This is for India. Engineering Research Ethics में सबसे पहले आता है concerning obligations, rights and ideals of character and minimizing harm to humans, animals and the environment. इस तरीके का नहीं, जैसे ये एथिक्स क्यों हुआ? क्योंकि जैसे आइंस्टीन एंड अनदर साइंटिस्ट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई वुड लव टू हियर इफ यू, अगर किसी को याद आता है उनका नेम, तो एटम बॉम्ब बनाया, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। इज दिस एथिकल? Yes, we consider them as gods of research, but is this ethical? Really, that we'll make a bomb tomorrow? If we say that we want to make a bomb which will delete moon from the sky, and this is actually ये story actual in early 20s, जब ये Einstein and all were coining the term for bombs and everything at the time, a complete society of scientists, including these people, they wanted to blast moon, कि मून को डिलीट करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके, इफ यू डिलीट मून, कैन यू ब्रिंग इट बैक? आई मीन, you don't know the consequences. Tomorrow you say that I want to make a bomb which will blast the whole earth. So that's why इस तरीके की रिसर्चेज आने लग गई थी from the brain of these great scientists. So an ethical committee was set कि इसी के अंदर अंदर होना चाहिए ये रिसर्च। अब जैसे न्यूक्लियर के ऊपर रिसर्च होती है, तो वी कैन यूज न्यूक्लियर पावर फॉर एनर्जी and production, renewable source of energy. We cannot use it for bombing, but perhaps because of the safety, there are nuclear bombs, but again into the ethical framework. So much of war is going on, but nuclear weapon will be the end. So all these things come in the researches which is not related with the biology, but overall well-being of the planet as a whole.
The responsibilities and rights that ought to be endorsed in engineering research. See, an engineer like फोन है, फ़ोन को आप बना रहे हो, अब उसमें से कुछ इस तरीके की रेडिएशंस आ जाएँ जो कैंसर कर दें, मे बी गामा रेज़ अगर आ रही हों फ़ोन में से, या कुछ इस तरीके की रेडिएशन आ जाएँ जो रेटिना को बहुत ज़्यादा हार्म करें, तो दैट विल बी अनएथिकल। डिज़ायरेबल आइडियल्स इन इंजीनियरिंग रिसर्च। डिज़ायरेबल आइडियल्स का मतलब होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से ऐसा कोई ऐप नहीं बना सकते, जैसे वो व्हेल वाला जो ऐप बना था गेम वाला, जो कि सुसाइड के लिए बच्चों को उकसाता था, दैट वाज़ अनएथिकल। तो ऑल इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए इंजीनियरिंग एथिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब जैसे कोई मेडिकल रिसर्च कर रहा है या बायोलॉजी को लेके कर रहा है, तो वो तो सीधे सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, हमको पता लग रहा है हाँ भाई ये एथिकल कर रहे हैं, एथिकल नहीं कर रहे हैं। बट इंजीनियरिंग में क्या हो जाता है, इट कैन अननोइंगली अफेक्ट अ मास ऑफ पीपल। जैसे वो ब्लू व्हेल या ये व्हेल जो गेम आया था कुछ साल पहले, पता ही नहीं चला अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, कोई भी ऐप डेवलप हो गया एंड पीपल हैव बिकम कंप्लीट विक्टिम्स ऑफ दैट थिंग, मोस्टली चिल्ड्रन, सर एंड दे जैसे वर ऐप सो। डेवलप हुआ तो उसका मतलब कुछ प्रोसीजर भी तो होगा, जैसे उसको रोकने के लिए कुछ बोलना नहीं होगा किसी ने? हाँ, तो ऐप जिसे जिसने डेवलप किया वो तो चुपके से डेवलप कर लिया, दे वर ऑल वेरी प्रोफाउंड इंजीनियर्स जिन्होंने डेवलप किया, और बस वो जब ऐप रिलीज हो जाता है, द गवर्नमेंट कैन ओनली बैन दैट, और एकदम से पता नहीं लगता है ये, या तो आप इतनी हाई सिक्योरिटी रखो कि इंटरनेट पे, क्योंकि आज अगर आप देखो तो 1000 से ज़्यादा ऐप पर डे डेवलप हो रही हैं, उससे ज़्यादा। जो लोग अभी कम्युनिकेशन साइंसेज में होंगे वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हर रोज़ 1000 से ज़्यादा ऐप्स डेवलप होती हैं, बहुत सारी हिडन रहती हैं जो प्ले स्टोर पे भी नहीं मिलती हैं, इधर उधर की वेबसाइट पे मिल जाती हैं, तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना बड़ा दिक्कत होता है। जब लोग शिकार होने लग जाते हैं तब पता चलता है, तब वो लोगों के नज़रों में आता है, गवर्नमेंट की नज़रों में और साइबर इंटेलिजेंस की नज़रों में आता है, तब वो उसको बैन करते हैं। जब तक ये प्रोसीजर होता है, उस इस दौरान 200-300 ऐप्स इस तरीके के और डेवलप हो चाइना की तरफ से, ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान इट हैपेंस, and US very very profound. US is famous for मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बर्बाद करने के इन दी ऑल दीज, जैसे पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स बिकवाना कि वहाँ के बच्चे खराब हो जाएं, बहुत गंदा हैवॉक मचा हुआ है उधर की साइड में ड्रग्स की वजह से। उड़ता पंजाब मूवी वॉज एन एग्जाम्पल। तो ये कौन करवाता है, पाकिस्तान के पास से ड्रग्स कहाँ आ रही हैं, इट इज़ ऑल दैट US बेस्ड ड्रग्स। तो इंडिया को बर्बाद करवाने के लिए ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज ऑल वेरी अनएथिकल। तो आई एम टेलिंग यू दिस जस्ट टू कीप इन माइंड, बिकॉज आप रिसर्च फील्ड में एंटर कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स, so you have to protect yourself also and you have to work for the world because we have that power, researchers के ऊपर ये power होता है। तो yeah, the life will progress in certain ways, so moral values एंड देन पॉसिबिलिटीज एंड रिस्क, जैसे हमने आपको बताया कि टुमारो आई वांट टू मेक अ बॉम्ब व्हिच विल ब्लास्ट द प्लैनेट, तो भाई मुझको ऐसा रिसर्च करने नहीं देगा कोई भी। अब मैं चुपके से कर लूँ तो बात अलग है, बट उसमें भी एथिकल कमिटी आ जाती है। इसलिए क्या होता है, कौन कहाँ से कैसा सामान खरीद रहा है रिसर्च के लिए, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप ऐसे ही दुकान पे जाके थोड़ा बहुत RDX वगैरह खरीद लोगे, थोड़ा बहुत अमोनियम साइनाइड खरीद लोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट इफ यू वांट टू बाय टन, देन no one will allow that. Then the personal integrity and commitment matter in engineering in addition to principle of responsibility. Personal integrity और commitment में क्या आता है, जैसे कि सैमसंग का फ़ोन बना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई जॉब कर रहा था रिसर्च विंग में, उसने बाहर आके अब वो एप्पल में चला गया और उनको वो टेक्नोलॉजी बता दी, या एप्पल वालों के वहाँ से आके उन्होंने सैमसंग में बता दी जॉब चेंज करने पे। सो ऑल दिस थिंग, ये कॉपीराइट पेटेंट्स एंड एथिक्स में आता है, एंड दिस इज़ वेरी पनिशेबल। तो थीम्स क्या होती हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग एथिक्स कंसर्न बोथ डिसीजंस मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड जनरल डायरेक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर,
and engineering professional society. Ethical dilemmas and potential conflict of interest arise in engineering as elsewhere due to myriad and potentially conflicting moral values. ये क्या होता है किसी कंपनी में जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें बहुत झगड़े होते हैं इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट लाइक वन टीम सेज लाइक दिस वी वांट टू बी मैनेज अनदर टीम सेज नो हाउ कैन यू डू दैट अब जैसे एचआर है अगर कोई डॉक्टर्स हैं पीएचडीज हैं पोस्ट डॉक्स हैं दे आर दीज पीपल आर होल्डिंग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नाउ अनदर पर्सन एचआर who has no idea about scientific research who has I'm just giving an example. Do not take it personally. It's just an example to make you understand. Another person who is in HR, he is expert in management. The person is completely unaware about maybe we can say Vedas, medical surgery, and so profound researches, De Broglie, etc. So now this person who is the researcher, when this HR will come कि आपका इस तरीके से आप कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर कॉलेज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. Now this person will say, who the hell are you to say me this? You are not even qualified that thing. You even know that what type of research and things I am taking on myself? तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं. तो both people, both parties should know their limitations. They should respect their subjects. Management is equally important as the research you are doing. This is equally important, and they both should not show their dilemmas to each other. But this happens very profoundly. So this thing has to be taken in consideration. Another is honesty, objectivity, integrity, and carefulness. So the management people and other people who are managing a complete society, when talking to scientists or researchers, they should be very, very careful because see, रिसर्च कोई जॉब नहीं होती है कि आप 8 घंटे के लिए बैठे आपने अपने दिमाग से बना के दे दिया. This is not that. Research can happen maybe when you're sleeping, maybe when you are traveling. It is completely different thing because this is something which originates in brain. You cannot do it. Innovation. So research is free from the framework of rules bounded by a corporate type of industry or job. But आजकल ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं and unfortunately the research jobs are also becoming corporate jobs because of the management committees in institutions or other industries which do not understand what research is. But they want to do research just for their paying. So this is unfortunately going on in India at a very pace. Honesty, objectivity, integrity, and carefulness. Carefulness, the things which I am talking about. Two careful things have to be taken in consideration that you have to respect the research. Second, uh, care in research, like errors, negligence, critically examining your work. नेग्लिजेंस में क्या आ सकता है इफ यू आर डूइंग समथिंग विद रेडियो एक्टिव मटेरियल और आपने नेग्लेक्ट कर दिया उसको डिस्पोज करना एंड यू जस्ट थ्रो इट इन एनवायरनमेंट इट विल कॉज कैंसर इट विल आल्सो अफेक्ट द अंडर ग्राउंड वाटर वहाँ के सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे और जो आसपास के लोगों को उनको कैंसर हो जाएगा या दूसरी डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी तो दैट नेग्लिजेंस इन रिसर्च रिसर्च में हल्का सा भी नेग्लिजेंस अगर हुआ इट कैन अफेक्ट अ कंप्लीट मार्क दैट्स व्हाई ओपननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट a government body which will fund your research wants your complete methodology कि कैसे करोगे और टाइम पे प्रोग्रेस रिपोर्ट की क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है कंप्लीट गवर्नेंस एंड सर्वे and also you have to open when you are publishing your research you have to open each and everything which has to be there. Secondly, respect for intellectual property as I already said the respect and confidentiality. अब हम ओपननेस की भी बात कर रहे हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी की भी बात कर रहे हैं तो जिसको हम अपनी रिसर्च ओपन कर रहे हैं पब्लिश करने के लिए या उससे अपना प्रोजेक्ट दिया है कि वो हमको फंड करेगा अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहीं और ना प्रेजेंट कर ले या उसका आइडिया लेके खुद ना रिसर्च करने तो if we legally see the code development
हाउ द कोड्स एंड नॉर्म्स आर डेवलप। फर्स्ट इज द लीगैलिटी, हमको लॉज देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं, उसमें फिर हम कैसे लेके जाएंगे, वो लॉज केयर करेंगे ह्यूमंस की और एनिमल्स की और जो भी वेजिटेशन होगी, किस तरीके से लॉज केयर करेंगे उनकी। एंड देन ह्यूमन स्टडी पार्टिसिपेंट का कैसे प्रोटेक्शन होगा, इट रिक्वायर्स अनदर लेवल। मे बी आपने कोई ऐसा साउंड हियरिंग मशीन बनाई, लेकिन वो ईयर में इम्प्लांट करने के बाद पेन अगर कॉज करे ईयर में, देन वो बेकार हो जाए। लेकिन अब आप टेस्टिंग करने के लिए 100 लोग पकड़ लो कि हमने 100 लोगों पे टेस्ट किया ये करने के लिए कि वो पेन करिए कि नहीं, दिस इज अनएथिकल। So that type of protection is required. Another deviations can be ethical dilemma. कहते हैं ना, लॉज को ट्विस्ट करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। जैसे सिंपल था, पहले जब कोई भी रिसर्च कर देता था तो जब ये नया नया आ रहा था, किसी को भी पकड़ के उसके ऊपर रिसर्च कर देते थे। फिर एक लॉ लाए कि जब तक कंसेंट ना हो सब्जेक्ट का, तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट को डरा धमका के आप पैसे का लालच दिखा के रिसर्च करने लग गए, और फिर बोल देते थे आपका तो लॉ ये था कि बस कंसेंट होना चाहिए, ये तो कंसेंट क्यों कर रहा है, पीठ पीछे हम तो कुछ भी करें, अब कंसेंट दे दिया, इस तरीके से गलत। तो फिर अब और उसमें एम्बेड किया गया लॉ में कि भले ही कंसेंट आ जाए, लेकिन कंसेंट डरा धमका के या डिलेमा से नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हमेशा डेविएशन होता रहता है, बिकॉज लॉ को इन्फ्रिंज करने वाले ज़्यादा अच्छे से आइडियाज़ लेके आते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा एथिकल में प्रॉब्लम होता है। नाउ दिस इज द कंप्लीट समरी, आई विल सेंड दिस पीपीटी in a short while in the group. You can go through the PPT as well. So this is the complete summary which we talked about in very simple words. So thank you for today's lecture. If you have any question, I would love to answer. Otherwise, I'll switch off for this class and we'll be seeing in the upcoming time. अच्छा, आई वुड लाइक टू आस्क कि आपके पास कुछ MST2 का इंफॉर्मेशन आया है क्या कि कब होगा कंफर्म? नो सर, अभी तो नहीं आया। ओके ओके ओके। यस करिश्मा, यू हैव रेज्ड हैंड। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताओ। सर मुझे एक टॉपिक में डाउट था, आप इसी क्लास में क्लियर करोगे कि नेक्स्ट क्लास में? हाँ बताइए। सर दैट डुप्लीकेट पब्लिकेशन एंड ओवरलैपिंग पब्लिकेशन एंड रेडंडेंट पब्लिकेशन, इन तीनों में मुझे ओके डिफरेंस पूछना था। ठीक है ब्रीफ। करिश्मा, यू राइट दिस क्वेश्चन टू मी ऑन व्हाट्सएप and then I'll make a slide and cover it in next class. It's a ओके good question. ओके सर। Yeah, people who have questions like this, they can write in the group or they can WhatsApp me so that I can prepare a presentation regarding the questions also in the next class. So, thank you for today. I'm switching off the class for today. Thank you all. We'll see you next time. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर।